नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस से जो है 5 करने वाले हैं, जो कि साइंस स्पेशल रहने वाला है। तो अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो ये होती है पारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा जो है यह कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कब तक लागू होता था? ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कब तक लागू होता था? तो ये कैल्शियम तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत जो है केवल कैल्शियम तक लागू होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था डेमोक्रिटस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेमोक्रिटस ने जो है अणु शब्द प्रतिपादित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के संतान में शारीरिक और मानसिक गुणों के संरचना को क्या कहा जाता है? माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनुवंशिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आनुवंशिकता जो है यह माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये एथेनॉल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एथेनॉल का उपयोग जो है कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया है? किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया? तो दिया चार्ल्स डार्विन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए जो है क्रिया विधि का सुझाव दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर नेट बल जो है वह 0 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधे किसके रूप में होता है? एक पौधे के बीज में आगामी पौधे किसके रूप में होता है? तो ये होता है भ्रूण के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पौधे के बीज में आगामी पौधे जो है भ्रूण के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तापमान को केल्विन पैमाने में से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो ये दिए गए तापमान में से जो है 273 घटाना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलना है तो दिए गए तापमान में जो है 273 को जो है माइनस कर देंगे तो ये सेल्सियस पैमाने में बदल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कंठमाला यानी ग्वाइटर जो है किसकी कमी के कारण होता है? कंठमाला यानी ग्वाइटर जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंठमाला ग्वाइटर जिसे कि घेंघा रोग भी कहते हैं, यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो ये होती है ठोस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठोस में जो है कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से कम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5.5 से कम तब होगा जब दंत क्षय जो है शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? शोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो यह पीबी और एसएन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीबी और एसएन यानी कि सीसा और टीन का जो है मिश्र धातु शोल्डर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो यह आधुनिक आवर्त सारणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह तत्वों के वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान यह जो गतिज ऊर्जा किसी एक बिंदु पर जो है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह गतिज ऊर्जा से जो है युक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये करता है फ्लोएम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फ्लोएम जो है यह उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण के हिस्से में सामग्री में जो है परिवहन में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है OH यानी आयन की सांद्रता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आयन की सांद्रता में वृद्धि जो है जब होता है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों को क्या एक समान होता है? किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या एक समान होता है? तो ये होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी भी समूह में मौजूद तत्वों का जो है एक समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? तो यह किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रसरल तरीके से हटाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रसरल तरीके से हटाना, यह जो है प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किसमें हो सकती है? प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जो है किसमें हो सकती है? तो ये हो सकती है वंशागत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वंशागत में जो है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान जो है उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो यह केजी मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। केजी मीटर पर सेकेंड जो है यह संवेग की एसआई पद्धति में इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है? तो ये गर्भाशय में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भाशय में जो मनुष्यों में निषेचित अंडा जो है वह स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ये होता है Fe2O3। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि फेरिक ऑक्साइड का जो है यह आयरन के वायु में उपस्थिति में जलने पर जो है फेरिक ऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो है 3 होती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।